तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और पूरा वीडियो आपका वन शॉट है। मैंने इससे पहले दो वन शॉट और डाले हैं, आपके न्यूरल वाले के और कंट्रोल वाले के। ठीक है, वो लगभग 40-45 के हैं और ये भी लगभग उतने ही टाइम का होने वाला है। ठीक है, शुरू करें। ओके, सबसे पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं। मूवमेंट बोले तो पहले लोकोमोशन पे आते हैं। ठीक है, अगर एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो लोकोमोशन कर रहा है, मतलब इट इज चेंजिंग द लोकेशन, तो दैट इज लोकोमोशन। ठीक है, और लोकोमोशन हमेशा यूजुअली हमारी इच्छा से ही हो रहा है। ठीक है, तो इट इज यूजुअली वॉलेंट्री। फिर आता है मूवमेंट। मूवमेंट कैसा भी हो सकता है, वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। मूवमेंट जो होता है वो ऑलमोस्ट हर बायोलॉजिकल लेवल पे होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट योर इसोफेगस, इसोफेगस इज एन ऑर्गन, वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, आपकी बॉडी में सीलियरी मूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि जगह चेंज करो, बस कुछ हिलना डुलना, दैट इज मूवमेंट। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी आप लोकोमोशन करते हैं तो मूवमेंट हमेशा होता है। दैट मीन्स all locomotions are movements but all movements are not locomotion। ध्यान रखना, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप मूवमेंट तो कर ही रहे हैं, बकायदा कर रहे हैं, बिना किसी डाउट के कर रहे हैं। तो इसका मतलब सारे लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं। हर मूवमेंट में लोकोमोशन थोड़ा ना कर रहे हो, जैसे पेरिस्टाल्सिस में थोड़ा ना किया लोकोमोशन, नहीं किया ना। इसका मतलब सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, लेकिन सारे लोकोमोशन मूवमेंट है। डन, चलो आगे बढ़े। अब आता है कैटेगरीज। अलग अलग तरीके के मूवमेंट होते हैं। अगर मसल इन्वॉल्व है तो आप उनको बोल देंगे मस्कुलर मूवमेंट, अगर मसल इन्वॉल्व नहीं है तो आप उनको बोल देंगे नॉन मस्कुलर मूवमेंट। पहले मस्कुलर की बात कर लें। मस्कुलर मूवमेंट जो होता है उसके अंदर यूजुअली आपकी टंग का मूवमेंट हो गया, जॉस का मूवमेंट हो गया, लिम्स का मूवमेंट हो गया, इसमें सब में मसल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, सब में मस्कुलर मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी। आपकी जो मसल्स है दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन रिलैक्स, तो वही प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं। ठीक, अब बात करते हैं नॉन मस्कुलर मूवमेंट, जिनके अंदर मसल की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहला आता है आपका जो अमीबा करता है। अमीबा को अगर आपको याद हो तो वो सूडोपोडिया बनाता है। ठीक है, और वो सूडोपोडिया जब बना रहा होता है, उसका अंदर जो साइटोप्लाज्म हो या प्रोटोप्लाज्म बोल दो, वो अंदर नाचता डोलता रहता है। तो जो मूवमेंट है ना वो साइटोप्लाज्म का, उसको प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हो या फिर साइक्लोसिस बोलते हो। ठीक है, तो वो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज अ नॉन मस्कुलर मूवमेंट। अंदर चीजें मूव तो कर ही रही है ना भाई। ठीक है, मसल नहीं है बट मूव तो कर ही रही है। दूसरा आता है सूडोपोडियल मूवमेंट। जो आपका सूडोपोडियल मूवमेंट होता है उसमें जैसे आपकी बॉडी के अंदर याद है तुमको, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये दोनों सूडोपोडियल मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल अमीबा जैसा मूवमेंट है, इसीलिए नाम भी ऐसे ही रख रखा है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है अमीबॉइड। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो फिलामेंट्स यूज होते हैं। अगला आता है फ्लैजिलर मूवमेंट। नाम से पता लग रहा है फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट हो रहा है, उसको फ्लैजिलर मूवमेंट। याद करो क्या क्या हमारी बॉडी में तो एक ही फ्लैजिला वाला सेल है, दैट इज स्पर्मेटोजून। स्पर्मेटोजून में सेम कहानी है, यूग्लिना में फ्लैजिला थे, दो फ्लैजिला, एक छोटा एक बड़ा, वहां पे फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। तुम्हारे तुमको याद हो तो पॉरीफेरा में अंदर कोइनोडर्म में कोइनोसाइट्स है, जिनको कॉलर सेल्स बोला था, वाटर कैनाल सिस्टम में, वो भी ऐसे ही फ्लैजिलर मूवमेंट कर रहे हैं। डन। फिर आता है सीलियरी मूवमेंट। नाम से पता लग रहा है जहां सीलिया है, सीलिया की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है वो सीलियरी मूवमेंट। और एग्जाम्पल, पैरामीशियम तो है ही, चप्पल वाला एनिमल, स्लीपर एनिमल, उसमें तो सीलिया ही सीलिया है, जो खाने को बाजू में लेकर आते हैं गलट में। ठीक है, तो सीलिया जो है वो क्या काम करता है, एक तो लोकोमोशन में तो करता है, उसके अलावा वो जो साइटोफेरिंग्स है बोले तो वो ओपनिंग जहां से खाना घुसेगा वहां से फूड का मूवमेंट करवाता है। ठीक, अंदर बहुत सारी ट्यूब ऐसी है जिसमें आपको चीजों को अगर इधर से उधर खिसकाना है तो आप वहां पे भी सीलियरी मूवमेंट कराते हो, क्योंकि हमारी बॉडी में सीलिएटेड एपिथीलियम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ट्रैकिया है, दैट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ऊपर वाला है, वहां पे सीलिया है। ठीक है, वो सीलिया की वजह से जो क्या होता है, आपके जो फालतू का कचरा जो आ गया, डस्ट पार्टिकल जो हो गया, फॉरेन सब्सटेंसेस हो गया, उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, फिल्टर फिल्टर किया जाता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, और तुमको अगर याद हो तो तुम्हारा जो इनफंडिबुलम के फिमरे हैं वो ओवम को कैच करते हैं और फिर उस जगह पे पहुंचाते हैं, एम्पुलर इस्टमिक जंक्शन पे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है। तो इतनी दूर से वहां एम्पुलर इस्टमिक जंक्शन पे हवा में तो उड़ा नहीं है वो। ठीक है, वहां पे भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीलिया होते हैं, वो सीलिया मूव करके पहुंचा देते हैं। डन। दो तरीके के मूवमेंट क्लियर है, नॉन मस्कुलर और मस्कुलर। ठीक है, बस एग्जांपल्स याद करने हैं, पूछा जाएगा कि सूडोपोडियल किधर होता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्टीमिंग किधर होता है, सीलियरी किधर होता है, ये ठीक है, ये याद कर लेना। अब इन्होंने बोला है कि वो सारे मूवमेंट जिसमें प्लेस और लोकेशन बदल जाए उन वॉलेंट्री मूवमेंट्स को लोकोमोशन बोलते हैं। तो एनसीईआरटी ने करार कर दिया कि भाई साहब लोकोमोशन वॉलेंट्री है। ठीक है, जैसे वॉकिंग, चलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना और स्विमिंग करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो इसकी डिस्कशन मैंने अभी करा था, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। सारे लोकोमोशन मूवमेंट है, बिना मूवमेंट के लोकोमोट थोड़ी कर पाओगे भाई। ठीक है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, जैसे पेरिस्टाल्सिस याद रखना, दिमाग में भूलोगे नहीं। ठीक है, अगला आते हैं, अब जो लोकोमोशन का जो मेथड है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनाते हैं, किसी को कैसे चलने का है, किसी को कैसे चलने का है, ठीक है, वो वेरी करता है दो चीजों पे। पहली चीज है उनके हैबिटेट पे, याद रखना भाई, पूछ लेंगे, अभी तक पूछा नहीं है पर पूछ भी सकते हैं। दूसरी चीज सिचुएशन के डिमांड पे, कोई कैसे चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी तुम शांति से चल रहे हो, मान लो शेर आ जाए तो भाग लोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आप किस तरीके से लोकोमोट करने वाले हैं वो आपकी सिचुएशन की डिमांड पे डिपेंड करता है, और आप कैसी हैबिटेट पे रह रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगला,
अभी हम बोल लोकोमोशन करते क्यों है, किस कारण लोकोमोशन की जरूरत, क्या एक ही जगह टिके रहो ना यार, नहीं टिकना। क्यों? फूड के लिए जाएंगे हम, शेल्टर के लिए जाएंगे हम, मीटिंग के लिए जाएंगे हम, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढने के लिए जानवर जाते हैं, ठीक है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत गर्मी हो गई है राजस्थान में, ठीक है, तो कितना बढ़िया होगा अगर हम पहाड़ पे पहुंच जाए इस वक्त, ठीक है, तो वो वाली बात है। और उसके अलावा अगर आपको कोई एनिमी कोई प्रेडेटर आ गया तो निकल लो, माल्या जी निकल गए, ठीक है, वैसी वाली बात। आगे बात करते हैं। अब शुरू करेंगे मसल, इस पूरे चैप्टर में आप मसल की बात करेंगे, आप बोन की बात करेंगे, आप जॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले मसल की बात करें, मसल इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन गलत होते हैं, बोन्स के क्वेश्चन बच्चा गलत करता नहीं क्योंकि रटने का पार्ट है, मसल थोड़ा समझने का है, तो देखते हैं। मसल क्या है? मसल है आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ओरिजिन क्या है? एम फॉर मसल, एम फॉर मेसोडर्मल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बॉडी का जो वेट है उसका 40 से 45% कंट्रीब्यूट करता है, ये रट लेना है। मस्कुलर टिश्यू दैट इज योर मसल, उसकी 4 प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। पहले तो चारों नाम रख लेना, ठीक है। अब मतलब एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई स्टिमुलस दे दो तो वो जग जाए, वो रिस्पॉन्स बना दे, दैट इज एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है, एक मसल मान लो इतनी लंबी है तो जब उसको आप दबाते हो तो वो इतनी छोटी हो जाए, मतलब साइज में छोटी हो जाए, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। दूसरी आती है एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी मान लो इतनी साइज थी, तुमने उसको खींच लिया, अब इतना एक्सटेंड कर लिया, दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी। और इलास्टिसिटी क्या होती है? मान लो तुम मसल की इतनी साइज थी, तुमने उसको इतना खींच लिया, अब वो वापस इतनी हो सकती है कि नहीं हो सकती? इलास्टिक है कि नहीं? या फिर तो इतना खींचने की वजह से इतनी रह गई, तो अगर वापस अपना साइज को रीगेन कर ले, दैट इज इलास्टिसिटी, ठीक है। चार प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी माने वापस अपनी साइज को रीगेन कर लेना, एक्सटेंसिबिलिटी माने खींच लेना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी माने छोटा कर देना, एक्साइटेबिलिटी माने कोई स्टिमुलस को पकड़ के रिस्पॉन्स जग जाना, ठीक डन। आगे बात करते हैं, मसल्स को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देख लेना, पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, ठीक है, तो एक पता होना चाहिए। पहली चीज लोकेशन, किधर रखी है मसल। दूसरी चीज अपीयरेंस, कैसी दिखती है मसल। और तीसरी चीज उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, तुम्हारी इच्छा से हो रही है, खुद की इच्छा से हो रही है, ठीक है। तो तीन चीजें, लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। लोकेशन के बेसिस पे फिर एनसीईआरटी बोलती है, अब हम लोकेशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि लोकेशन के बेसिस पे तीन तरीके की होती है, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल, या जिनको आप स्मूथ मसल बोलते हो, एंड कार्डियक मसल। शुरू करें? पहले कार्डियक की बात करते हैं, छोटा है। पहली चीज कार्डियक, नाम से पता लग रहा है कार्डिया से एसोसिएटेड है, कार्डिया बोले तो योर हार्ट, सो दे आर एसोसिएटेड विद योर हार्ट। स्ट्राइटेड है, स्ट्राइटेड माने क्या होता है? मसल को जब आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ऐसे ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड का पैटर्न दिखता है, तो हम बोलते हैं हमको स्ट्राइशन, धारियां दिख रही है, तो हम बोलेंगे वो स्ट्राइटेड है। तो ये स्ट्राइटेड होती है। क्या तुम अपना दिल अपनी मर्जी से धड़का रहे हो? नहीं धड़का रहे भाई, तुम्हारे वॉलेंट्री कंट्रोल में तो नहीं है, तो इनवॉलेंट्री है, ठीक है। और इसके बीच में ना आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच होती है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है ना, तो ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर क्या करता है, इंटरनल कंडक्शन में हेल्प करता है। हार्ट को क्या है भाई, इंपल्स ही तो भेजनी है, तभी तो बीट मारेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, एट्रिया वेट्रिया, ठीक है। तो तभी होगा जब बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होगी, वो इंटरनल कंडक्शन थोड़ा सा बढ़िया बना देता है, ठीक है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरकैलेटेड डिस्क किधर मिलती है। फिर आता है ब्रांचिंग पैटर्न, ये ब्रांच्ड होती है, ठीक है, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी। ब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है, ये याद कर लेना भाई। अगला आता है तुम्हारा स्केलेटल मसल, स्मूथ बाद में करेंगे, ठीक है। स्केलेटल मसल नाम से पता लग रहा है, दे आर एसोसिएटेड विद स्केलेटन, बोले तो तुम्हारी बोन से एसोसिएटेड है, जहां जहां बोन वहां वहां मसल चिपकी हुई मिलेगी, स्केलेटल मसल। ये भी स्ट्राइटेड होती है, तो फर्स्ट वाली और थर्ड वाली दोनों स्ट्राइटेड है, बोले तो धारियां हैं। स्केलेटल मसल बोन से एसोसिएटेड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी उंगलियों की बोन्स है, उसमें मसल लगी हुई है, अब मैं उंगलियां अपनी मर्जी से हिला रही हूँ, वैसे थोड़ी बैठे बैठे अपनी आप उंगलियां हिल रही नहीं ना, तो मेरे हिसाब से चल रहा है सब कुछ, तो वॉलेंट्री है, ठीक है। ये स्केलेटल मसल की वजह से आप लोकोमोटरी एक्शन कर पाते हो और अपनी बॉडी का पोस्चर बदल पाते हो, ठीक है। एक एक्सेप्शन याद, डायफ्राम जो है वो स्केलेटल है, लेकिन तुम्हारी इच्छा से नहीं मूव कर रही है, ठीक है। ये लंबी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ये वाली ब्रांच है, सिलेंड्रिकल है, ये लंबी है और सिलेंड्रिकल है, ठीक। अब बात करते हैं विसरल या स्मूथ मसल की। विसरल तो बोला है लोकेशन के हिसाब से भाई साहब, ठीक है, कि किधर प्रेजेंट है, विसरा के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हॉलो विसरल ऑर्गन के अंदर मिलेगा, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, ये दो के नाम दे रखे एनसीईआरटी में। इनमें धारियां नहीं है, तो ये नॉन स्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्राइप्ड है। विसरल स्मूथ मसल, जैसे इसोफेगस वाली जो मसल है, ठीक है, इसोफेगस का कुछ हिस्सा जो है उसमें सिर्फ स्मूथ मसल है, जो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है, तो इनवॉलेंट्री है। इनका काम क्या है, जैसे फूड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखा, इस पेरिस्टालसिस वाली बात दे दी इन्होंने, ठीक है। और अगला हो गया तुम्हारा गेमीट ट्रांसपोर्टेशन, जेनिटल ट्रैक्ट में आप गेमीट ट्रांसपोर्ट करते हो, तो वो ये क्या बोलता है, वासाई फ्रेंचिया जो वो भी पेरिस्टालसिस करता है, और वासाई फ्रेंचिया में पेरिस्टालसिस करने की वजह से तुम्हारे जो स्पर्म है वो पहुंचते हैं एपिडिडाइमिस में, और वहां पे जाके मोटिलिटी गेन कर लेते हैं, डन। इनका शेप होता है स्पिंडल शेप, क्वेश्चन आया हुआ है। सिंगल यूनिट मल्टी यूनिट छोड़ दो यार, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं कटवा देती हूँ, ठीक है। ये हो गया डायग्राम, देख लो।
ये है तुम्हारी इंटरकलेटेड डिस्क। तो ये ब्रांच्ड है, देखो इधर से ये निकल गया तो ब्रांच्ड है। ये तुम्हारी स्पिंडल शेप स्मूथ मसल है और ये तुम्हारी स्केलेटल मसल। इनको तो डिटेल में पढ़ना है भाई हमको, ठीक है, डन। अब शुरू करते हैं स्केलेटल मसल। ढंग से समझ लेना, समझ में आ गया तो बढ़िया है, वरना फिर दुखी हो जाओगे, बहुत सारे शब्द है इसके अंदर, ठीक है। शुरू करें स्केलेटल मसल। सबसे पहले बात करते हैं, ये पूरी ना मसल है स्केलेटल मसल, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो आपकी स्केलेटल मसल है उसकी जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, इसके आजू बाजू एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट लगी हुई है, उस पूरी शीट को आप बोलते हो एपीमाइसियम। तो मान लो ये आपका ऑरेंज वाला एपीमाइसियम। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आप इसका टीएस जब देखोगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारे बंडल मिलेंगे, दीज आर बंडल्स। इनको हम फेसिक्यूलस भी बोलते हैं। क्या बोला? फेसिक्यूलस। दिस इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का जो है कनेक्टिव टिश्यू, उसको क्या बोला? एपीमाइसियम। फिर इसके अंदर ये क्या है? मसल बंडल, ऑल्सो नोन एज फेसिक्यूलस। दीज फेसिक्यूलस दे आर होल्ड टुगेदर, ये आपस में चिपके हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू की शीट, जिसको आप बोलते हो फेशिया। ये रहा। ध्यान रखना, फेशिया में बच्चा फंस जाता है, फेसिकुलस फेशिया, यही जिंदगी बर्बाद कर रखी है इसने, ठीक है। मैंने क्या बोला? बहुत सारे बंडल्स है, बंडल्स को क्या बोला? फेसिक्यूलस। और ये बहुत सारे बंडल, दे आर कनेक्टेड, दे आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कोलाजन से बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू, जिसका नाम है फेशिया। चिपका के रखेगा इनको। इतना क्लियर? ठीक। हर बंडल के आजू बाजू फिर से कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इस बंडल के आजू बाजू यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसके आगे भी एक कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसको बोलेंगे पेरीमाइसियम। इस वाले को क्या बोला? एपीमाइसियम। इस वाले को क्या बोला? पेरीमाइसियम। दोनों कनेक्टिव टिश्यू की शीट है। इतना क्लियर है? ठीक। अब सुनो, हर बंडल के अंदर आपको ऐसा ऐसा ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका मसल फाइबर। क्या है? मसल फाइबर, या फिर बोलो मसल सेल, या फिर बोलो मायोसाइट, एक ही बात है। मसल फाइबर, मसल सेल, मायोसाइट, एक ही बात है। ये है आपकी एनाटॉमिकल यूनिट। फंक्शनल यूनिट नहीं बोला है मैंने, क्या बोला? एनाटॉमिकल यूनिट। समरी में दिया हुआ है और कहीं नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। इतना क्लियर? ठीक। अब ये जो है इसके आजू बाजू की जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको क्या बोलोगे? एंडोमाइसियम। वापस सुनो, तीन पढ़ी, ईपीई, एपी, पेरी, एंडो। इसकी कनेक्टिव शीट जो है पूरे मसल की, इसको क्या बोला? एपीमाइसियम। फिर ये है बंडल या फेसिकुलस, ठीक है। दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू की शीट, जिसको आपने बोला फेशिया। इस बंडल के आजू बाजू कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ है, उसको बोला क्या? एपी के बाद पेरीमाइसियम। फिर इसके अंदर होता है आपका मसल फाइबर, या फिर मसल सेल, या फिर मायोसाइट। उसके भी आजू बाजू ऐसे एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट लगी है, उसको क्या बोला? एंडोमाइसियम। तो क्या है? एपी, पेरी, एंडो। इतना डन। अब हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। इसको क्या बोला हमने? मसल फाइबर, मसल सेल, या फिर मायोसाइट। कनेक्टिव टिश्यू की शीट तो ठीक है भैया, आपने इसको बोल दिया एंडोमाइसियम, फाइन। इसके अंदर भी एक चीज होती है, वो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ना मसल की यार, ठीक है। उसको आप क्या बोलोगे? सार्कोलीमा। और उसका साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे? सार्कोप्लाज्म। उसके रेटिकुलम को क्या बोलोगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन। चलो आगे बढ़े, आती हूँ उस पे। फिर हमने बोला मसल फाइबर्स है। मसल फाइबर जो है उसकी कनेक्टिव टिश्यू की शीट क्या है? एंडोमाइसियम। जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला? सार्कोलीमा, जो कि इलास्टिक है और कोलेजन भी है। इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोला? सार्कोप्लाज्म। उसमें होती है सार्कोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और सार्कोप्लाज्मिक इंक्लूजन। इंक्लूजन बोले तो कुछ रखा हुआ है बस। क्या क्या चीजें? एटीपीएस एंजाइम की जरूरत है, पता चलेगा क्यों है। दूसरा है लिपिड और ग्लाइकोजन। मसल है भाई, खाना तो रखेगा ही, कभी भी काम करवा लोगे तुम उससे। मायोग्लोबिन, ये आपका ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, ठीक। सार्कोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के नाम पे क्या क्या है? एक है तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसका ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें भर भर के कैल्शियम आयन है। दूसरा है इसके अंदर छोटे छोटे धागे, मसल फाइबर के धागे को बोलोगे मायोफिब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट्स। और ये बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं और फिलामेंट लाइक होते हैं। मैं आऊंगी इन पे। न्यूक्लियस है स्केलेटल मसल के बारे में, ये ध्यान रखना कि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, वो सिंक्टियल है। सिंक्शियम कंडीशन बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेल शुरू में फ्यूज कर गए थे, इसीलिए ऐसी कंडीशन आ गई। और साइड में प्लेस्ड है उनका न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सार्कोसोम। इतना डन। वापस आना। मैंने क्या बोला? बाहर क्या है? स्केलेटल मसल, ठीक है। उसके अंदर क्या है? स्केलेटल बंडल, मतलब मसल बंडल या फेसिकुलस। और उसके अंदर क्या है? मसल फाइबर। मसल फाइबर या फिर मायोसाइट या फिर मसल सेल। उसके अंदर आपको मिलेंगे और छोटे छोटे धागे, उनको आप बोलोगे मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स। अब वापस सुनना, जो मायोफिब्रिल है उसके अंदर ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड है, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल स्ट्राइप्ड या स्ट्राइटेड थी, ठीक है। मायोफिब्रिल जो है स्ट्राइटेड अपीयरेंस है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, एक का नाम है एक्टिन, एक का नाम है मायोसिन। अब कहानी इंपॉर्टेंट है भाई, अब शुरू ढंग से देखते हैं, ठीक है। पूरे मायोफिब्रिल में कुछ मायोफिलामेंट्स अरेंज्ड होते हैं,
मायोफिलामेंट होते हैं दो, थिन और थिक, आप जानते हैं। और थिन और थिक के अंदर तुमको मिलेंगे, मतलब ये थिन थिक है क्या, लाइट डार्क बैंड है। ध्यान से सुनो प्यार से। दो बैंड है, एक है डार्क एक है लाइट, डार्क और लाइट, जिसकी वजह से स्ट्राइशंस या धारियां हमको दिखती है। लाइट बैंड और डार्क बैंड पे आते हैं। लाइट बैंड का दूसरा नाम है आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, ये भूलना मत। लाइट को ए बैंड नहीं करना है, एल के आगे आई आता है, आई बैंड। ठीक है, तो लाइट बैंड इज ऑल्सो नोन एज आई बैंड या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड। डार्क बैंड डी के पीछे ये आता है, इट इज नोन एज ए बैंड या फिर एनाइसोट्रॉपिक बैंड। लाइट बैंड में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, भाई साहब मैं कुछ नहीं नया नहीं बोल रही हूँ, उसमें होता है एक्टिन। ठीक है, और वो एक्टिन जो धागा बना रहा है उसको हम बोलेंगे थिन फिलामेंट। और डार्क बैंड में होता है मायोसिन, अगेन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और वो बनाता है आपका थिक फिलामेंट। ठीक है, तो एक पतला है तो लाइट दिखेगा, एक मोटा है तो डार्क दिखेगा, वेरी ऑब्वियस। दोनों प्रोटीन जो है वो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, मतलब इनके मोनोमर यूनिट होंगी, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। दोनों रॉड लाइक अटैच्ड है, ऐसे रॉड लाइक जुड़े हुए, पैरेलली जुड़े हुए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। इधर आ जाऊंगे सीधा, इसको देखो यार। ठीक है, इसमें ए बैंड आई बैंड इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करो एक्टिन की। ये है तुम्हारा, अ, इसको देखना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये है तुम्हारा ए बैंड, बोले तो डार्क बैंड। इस डार्क बैंड में दो चीजें आपको मिलेंगी। एक तो ये ऑरेंज वाला डार्क ऑरेंज, ये है तुम्हारा मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन, मायोसिन, मायोसिन। और आप देखो इसके अंदर आपको पूरे ए बैंड में दो चीजें दिख रही है। एक तो ऐसी वाली जगह जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, ये एक्टिन है ऊपर वाला, एक्टिन और मायोसिन का, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, और एक ही जिसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो कायदे से देखा जाए तो ए बैंड में आपको दो चीजें मिल रही है, आपको मायोसिन भी मिलता है, आपको एक्टिन भी मिलता है। ठीक है, बस इस ए बैंड में कुछ जगह पे एक्टिन मायोसिन ओवरलैप्ड है और कुछ जगह पे ओवरलैप नहीं है। जहां पे ओवरलैप्ड है इस जगह को बोलेंगे ओजोन, और इसको भी बोलेंगे ओजोन, जहां पे ओवरलैपिंग है। ठीक है, जहां पे ओवरलैपिंग नहीं है इसको बोलेंगे एच जोन। और ये एच जोन के बीच में सेंटर में एक लाइन चलती है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन। क्लियर, इतना क्लियर। तो तुमको ए बैंड में क्या मिला, तुमको ए बैंड में मिला ये पूरा एक्टिन, नहीं आधा है, आधा ए बैंड, आधा एक्टिन इधर, आधा एक्टिन इधर, और एक पूरा मिला तुमको मायोसिन। डन। आधा भी नहीं है भाई, इसको आधा भी मत मानना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ठीक है, अ, ये है दो जेड लाइन, जेड लाइन से कनेक्टेड है तुम्हारे एक्टिन। ठीक है, तो ये पूरा है तुम्हारा एक्टिन, और ये है पूरा एक्टिन तुम्हारा। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच के गैप को आप बोलते हो सार्कोमियर, विच इज अ फंक्शनल यूनिट। सार्कोमियर में क्या है, आधा आधा ये और एक ये। ठीक है, अब ये इसको पूरे को आधा मानो, ये इतना सा कटा हुआ है ना, तो ये पूरा आधा नहीं है, ये पूरा आधा है। ठीक है, तो वापस सुनो मेरी बात। दो जेड लाइन के बीच के गैप को क्या बोला है, सार्कोमियर। और ये एक्टिन इतना और ये एक्टिन इतना, ये दोनों मिलके आई बैंड होते हैं, क्योंकि इसके आगे तो फिर तुम्हारा डार्क बैंड शुरू हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलो मैं थोड़ी सी थियरी पे आ रही हूँ यार। अब इन्होंने क्या बोला, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, ये रहा आई बैंड, ये रहा आई बैंड। आई बैंड के सेंटर में एक लाइन है जिसको हमने क्या बोला, जेड लाइन, तो ये उन्होंने बोल रखा है। इलास्टिक फाइबर है, इसको मेम्ब्रेन ऑफ क्रॉस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये थिन फिलामेंट के फर्म अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये तुमने क्यों लगा रखी है भाई जेड लाइन, इस जेड लाइन से तुम्हारा एक्टिन चिपका हुआ है भाई साहब, तो ये हिले डुले ना, तो इसका फर्म अरेंजमेंट के लिए आपने ये लगा रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। डन, ये रही बात। ठीक, दूसरा आता है थिक फिलामेंट को आपने क्या बोला, ए बैंड, उसके बीच में क्या है, एम लाइन, जो थिन है फाइब्रस है। ये थिन फाइब्रस, ये बातें याद रखना भाई साहब, इसको थिन को थिक करते हुए 2 मिनट नहीं लगेगी और स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके एम लाइन के लिए क्या बोल रखा है कि वो थिन है और फाइब्रस है। ठीक है, और इस जेड लाइन के लिए बोल रखा है कि वो इलास्टिक फाइबर है जो कि अटैचमेंट करवाता है। इतना क्लियर। फिर इसने बोला कि दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच को आप क्या बोल रहे हो, सार्कोमियर, और ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और सार्कोमियर में क्या है, आई बैंड आधा, आधा आई बैंड और एक बैंड ए बैंड। वापस सुन लो भाई कैसे बोला ये क्या है, आई बैंड, ये क्या है, आई बैंड, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, आधा आई बैंड ये रहा, आधा आई बैंड ये रहा, तो आधा आई बैंड, आधा आई बैंड और पूरा ए बैंड। तो पूरे सार्कोमेर में क्या है, आधा आई बैंड, आधा आई बैंड, एक ए बैंड। ये आधे आधे को एक क्यों नहीं कर दिया भाई साहब, एक इधर है एक इधर है, इसलिए नहीं जोड़ा है बस। ठीक है, ज्यादा गणित लगानी नहीं है उनको, इतना समझ में आएगा। फिर उन्होंने बोला है कि जब रेस्टिंग स्टेज हो जाए तो जो थिन फिलामेंट है दोनों साइड के, वो थिक फिलामेंट को पार्शियली ओवरलैप करते हैं। हाँ भाई कर रहे हैं,
पार्शियली ओवरलैप करा हुआ है, ठीक है। और सेंट्रल पार्ट में थोड़ा सा जो है वो नॉन ओवरलैप स्ट्रक्चर है, और ये नॉन ओवरलैप स्ट्रक्चर को आप एच जोन या हेंसेंस लाइन बोलते हो, ठीक है। ये वाली पार्ट काट देना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन, आगे बढ़े। एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने क्या बोला था, ये पॉलीमराइज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, बोले तो इनकी कोई मोनोमेरिक यूनिट होगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा। एक्टिन जो है, इसमें होते हैं दो धागे जैसे एक्टिन। कौन से एक्टिन? फिलामेंटस एक्टिन, धागा बोला ना मैंने, फिलामेंट माने धागा। तो इसमें होते हैं दो एफ एक्टिन, ठीक है, जो एक दूसरे पे ऐसे वुंडेड होते हैं। वापस सुनना, ये डायग्राम देखो, ठीक है। इसमें ये जो हरा वाला ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों है एफ एक्टिन, ठीक है, फिलामेंटस एक्टिन। इसमें ये गोला दिख रहा है, ये गोला क्या है? दिस इज गोला एक्टिन, बोले तो जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो मतलब बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन जुड़ के क्या बनाते हैं? एफ एक्टिन। इतनी बात समझ में आई? और ये एफ एक्टिन एक दूसरे ऊपर ऐसे ऐसे चोटी टाइप्स बना रखे हैं। इतना समझ में आया? वही बात मैंने यहाँ लिख रखी। टू filamentous actin, they are polymer of monomeric globular या जी एक्टिन, हेलिकली wound to each other, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फिर बोला ट्रोपोमाइसिन है और उसके भी दो फिलामेंट है, और वो भी एफ एक्टिन के आजू बाजू पैरेलली रन कर रहे हैं। कहाँ है डायग्राम भाई? ये रहा। क्या है? ट्रोपोमायोसिन। एक ट्रोपोमायोसिन ये रहा और एक ट्रोपोमायोसिन ये रहा, मतलब दो ट्रोपोमायोसिन है, दो एफ एक्टिन है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे चोटी टाइप ऐसे लिपटे पड़े हैं, ठीक। इतना समझ में आया? ठीक। अब बात करते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन है भाई साहब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जबरदस्त, ठीक है। ये ट्रोपोनिन जो है ये ट्रोपोमायोसिन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान रखना, ट्रोपोमायोसिन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है रेगुलर इंटरवल, बोले तो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ठीक है। जब रेस्टिंग स्टेज होता है, वापस सुनना, पहले ट्रोपोनिन की तीन यूनिट होती है। देखो तीन गोले बना रखे ना, इसमें तीन यूनिट होती है, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई। टीपीटी वो है जहां से ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है। हमने क्या बोला अभी? ट्रोपोनिन किधर डिस्ट्रीब्यूटेड है? ट्रोपोमायोसिन पे। तो ट्रोपोनिन का वो पार्ट जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है, दैट इज टीपीटी। फिर होता है टीपीसी। टीपीसी का एक पार्ट ना कैल्शियम से जुड़ने की कैपेसिटी रखता है, आपको पता चलेगा आगे क्यों, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टीपीसी। और एक होता है टीपीआई। टीपीआई क्या है? देखो यहाँ पे ना एक जगह है, ऐसी जगह जहां से ये एक्टिन जाके मायोसिन से जुड़ता है, वो जगह पे ये टीपीआई बैठा है, और वो जगह छुपा रखी है ताकि ये एक्टिन जाके मायोसिन से जुड़ ना पाए। तो टीपीआई वो जगह है जिसने मायोसिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर रखा है, इसीलिए हम इसको इनहिबिटर बोलते हैं। टीपीआई, आई स्टैंड फॉर इनहिबिटर। इतना समझ में आया? टीपीटी जहां से ये ट्रोपोमाइसिन से जुड़ा है, टीपीसी जहां से कैल्शियम से जुड़ेगा, और टीपीआई वो वो चीज जिसने ब्लॉक मार रखी है उस जगह को जहां पे आके मायोसिन जुड़ने वाला है। इतना क्लियर हुआ? डन, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मायोसिन। मायोसिन बहुत इजी है, ट्रोपोनिन समझ में आ गया तो इजी है। मायोसिन बना हुआ होता है बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन से, जिनका नाम है मीरोमायोसिन। एक मीरोमाइसिन में दो चीजें होती है, एक होता है ग्लोबुलर हेड जिसके साथ में शॉर्ट आर्म होती है, और एक होता है टेल। टेल वाले पार्ट को जब मतलब जब इस प्रोटीन को हम तोड़ते हैं ना, तो दो टुकड़े होते हैं, एक होता है एचएमएम, एक होता है एलएमएम। एलएमएम हल्का होता है तो हम उसको बोलते हैं लाइट मीरोमाइसिन, उसमें टेल आता है। और जो एचएमएम होता है जिसको हम हैवी मीरोमाइसिन बोलते हैं, उसमें दो चीजें आती है, ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म, ठीक है। और वो जो शॉर्ट आर्म और ग्लोबुलर हेड है, ठीक है, वो रेगुलर डिस्टेंस पे बाहर की तरफ निकली हुई है। कैसे होता हूँ निकली हुई? ये देखो, ये जो ना ये है वो हेड और आर्म, ये रेगुलर इंटरवल पे से बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ठीक है। तो वो वाली लाइन यहाँ पे दे रखी है कि प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पॉलीमराइज मायोसिन फिलामेंट एंड इज नोन एज क्रॉस आर्म। ये देखो, ठीक है, ये टेल है और ये तुम्हारा हेड है। हेड क्या, वो क्या बोलते हैं, आर्म है, और ये तुम्हारा हेड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस पूरे हेड में ये जो गोल गोल सा हेड है जिसको हमने ग्लोबुलर हेड बोला है, इसमें दो चीजें, ठीक है। एक तो तुमको मिलेगा एक्टिन बाइंडिंग साइट, मैंने बोला था ना मायोसिन जाके एक्टिन से जुड़ता है, और वो जगह जहां पे मायोसिन आके जुड़ता है वो छुपा रखा है तुम्हारा टीपीआई ने, ये वो जगह है जहां से वो जाके जुड़ता है। तो ये तो हो गई एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। और दूसरी हो गई क्या? एटीपी बाइंडिंग साइट, जहां पे आके एटीपी जुड़ेगा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा ग्लोबुलर हेड है ये खुद ही एटीपीएज एंजाइम है, जब आके एटीपी यहाँ पे जुड़ जाता है ना, ये हेड खुद ही उसको तोड़ देता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। इतना क्लियर हुआ बेटा? डन डन डन, बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, एक्टिव एटीपी एंजाइम। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये है जो पूरी बला है, इसको समझ लो तो बढ़िया शांति है, वरना देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली कर कैसे रही है भाई? मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी दी गई थी जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, जो आपके हग्सले हग्सले और मतलब दो हग्सले थे, एक एएफ हग्सले, एक था एचई हग्सले, और एक थे हैंसन साहब, हैंसन लाइन वाले, इन तीनों ने समझाया था, ठीक है। इन्होंने ऐसे बोला कि जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, तो आपके जो मसल फाइबर है वो क्या करते हैं, उसके अंदर जो
पतले वाले फिलामेंट है, हमने पढ़ा है याद है, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। जो आपके थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड मारते हैं। वापस आना, ये है थिन फिलामेंट और ये थिक फिलामेंट। तो इसने बोला जब कॉन्ट्रैक्शन करना होगा ना, थिन वाला फिलामेंट और ये थिन वाला फिलामेंट इसके ऊपर ऐसे स्लाइड मारेंगे, तब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। डन है यार, मैं तुमको ये समझाना तो भूल ही गई, देख लो ना यार। ये जेड लाइन, ठीक है। उसके बाद में ये है तुम्हारी एम लाइन, ठीक है। और ये है वो ओवरलैपिंग वाला पार्ट, ये वाला नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट। ये तो ये पूरा ए बैंड, ये आधा ई बैंड, ये आधा ई बैंड, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, तो अब सुनो यार, इसको ध्यान से समझ लेना यार, ठीक है। थोड़ी लैंग्वेज ट्रिकी है। पहले तो ये डायग्राम समझो, ये डायग्राम समझ लोगे ना तो आपके न्यूरल का ट्रांसमिशन वाला पार्ट जो है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। ये है तुम्हारा एक्सॉन का एंड, और याद हो तो तुम्हें एक्सॉन के एंड में ऐसा नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हो साइनेप्टिक नॉब। ये साइनेप्टिक नॉब के अंदर होते हैं ऐसे छोटे छोटे थैलियां जिनको आप बोलते हो साइनेप्टिक वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स के अंदर होते हैं बेटा बहुत सारे केमिकल जिनको आप बोलते हो न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये न्यूरॉन है, ऑब्वियस सी बात है, न्यूरॉन है तो सिग्नल देगी किसी को। हम तो यहाँ मसल पढ़ रहे हैं तो हम सिग्नल किसको दे रहे हैं, मसल को दे रहे हैं, मसल के सेल को दे रहे हैं। मसल के सेल का नाम क्या था दूसरा, मायोसाइट या मसल फाइबर। और वो मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी, सार्कोलीमा। तो ये है तुम्हारी सार्कोलीमा, ये जिसको मैंने ऐसे बनाया है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना, टी जैसा स्ट्रक्चर जो है, इसको टी ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक। कैसे बनी है ये, तुम्हारे मसल सेल के सार्कोलीमा से बनी है। इतना क्लियर हुआ। तो ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, तो इसको हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तुम्हारी मसल की मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये बीच के गैप को बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये गैप है, और ये जो मेम्ब्रेन है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के बोलेंगे साइनेप्स। इतना समझ में आया? ठीक है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, बीच का गैप साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो सार्कोलीमा है जो कि तुम्हारी मसल फाइबर या मायोसाइट, ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोला, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि सार्कोलीमा ही। इन तीनों को मिला के क्या बोल दोगे बेटा, साइनेप्स। इतना क्लियर है? डन डन डन, आगे बढ़े, ठीक। एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे आते हैं। इन्होंने बोला जो जंक्शन होता है एक मोटर न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन माने मैं भी न्यूरॉन ही बोल रही हूँ, इन्होंने मोटर न्यूरॉन इसलिए बोला है द न्यूरॉन विच इज एसोसिएटेड विद मसल इज मोटर न्यूरॉन। उसका जंक्शन और सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर, और मसल फाइबर का जो सार्कोलीमा है ये वाला, इनके बीच के जंक्शन को आप बोलते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। और मोटर न्यूरॉन और जो उसकी मसल फाइबर है, मसल फाइबर ये है और ये मोटर न्यूरॉन है, उन दोनों को एक साथ में बोलते हैं मोटर यूनिट। क्लियर हुआ? ध्यान से समझो अब क्या हो रहा है। सिग्नल आता है, जैसे ही सिग्नल आता है ना सीएनएस से, ठीक है, मोटर न्यूरॉन से ना, वो सिग्नल पहुंचता है यहाँ पे, इधर। जैसे सिग्नल यहाँ पे पहुंचता है, ये जो तुम्हारे वेसिकल्स है ना, ये यहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास में आते हैं और इससे फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करके, फ्यूज करने के बाद में ये यहाँ पे फट जाते हैं, एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, और ये नीले वाले जो एसिटाइल कोलिन है ना, वो यहाँ रिलीज हो जाता है। एसिटाइल कोलिन जैसे ही यहाँ रिलीज हुए, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं, ये जाके रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन गया, रिसेप्टर और तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर का कॉम्प्लेक्स बन गया। वैसे ही यहाँ पे सोडियम के गेट खुल जाते हैं और सोडियम अंदर आ जाता है, मतलब ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई है। जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज करती है, वैसे ही अंदर क्या है, ये तो मसल सेल ही है ना, इसके अंदर था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो पागलों की तरह कैल्शियम रिलीज कर देता है। वो कैल्शियम अब जाके कहां बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन के टीपीसी पे। टीपीसी पे जैसे बाइंड करता है ना, वहां पे गड़बड़ होगी। और वो गड़बड़ क्या होगी मैं आपको अभी समझाती हूँ, ठीक है। पहले ये सुनो, मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू कब होगा, जब सिग्नल आएगा कहां से, सीएनएस से। किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। वो सिग्नल साइनेप्टिक एंड बल्ब पे पहुंचा और उसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस हो गया वेसिकल्स का। और एक्सोसाइटोसिस में जो है उसमें हुआ क्या, साइनेप्टिक वेसिकल्स वो है मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गए, और उन्होंने एसिटाइल कोलिन दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोले तो इस गैप में रिलीज कर दिया, जो मैंने अभी आपको बात समझाई। फिर जब एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो सोडियम के चैनल जो है वो खुल जाते हैं, और इन रश ऑफ सोडियम चेंजेस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड ट्रिगर्स एन एक्शन पोटेंशियल। और जैसे सोडियम अंदर आ गया तो डीपोलराइजेशन हो गया, तो एक्शन पोटेंशियल आ गई है, और वो एक्शन पोटेंशियल जो पूरे मसल फाइबर में फैल जाती है। उसमें फैलने की वजह से अब जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज हो जाएंगे सार्कोप्लाज्म के अंदर। कौन रिलीज करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही कैल्शियम आयन का नंबर इंक्रीज हो गया, वो जाते हैं और कैल्शियम जो है तुम्हारा, वो जाके ट्रोपोनिन के टीपीसी पे बाइंड कर जाता है, ठीक है। वापस सुनो अब क्या हुआ, याद है, ये बैठा था इधर टीपीसी, ये मान लो यहाँ बैठा है, और ये टीपीसी के यहाँ बैठने की वजह से अब गड़बड़ हो रही है यार। जैसे ही आके टीपीसी कैल्शियम जो है वो टीपीसी से जुड़ जाएगा, वैसे ये थोड़ा खिसक जाता है,
क्या होता है, इनके शेप में बदलाव आ जाता है और शेप में बदलाव आने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ये वाली जगह खाली हो गई, मतलब यहाँ पे आके अब मायोसिन जुड़ सकता है ना, यही होगा। देखो आगे लिखते हैं क्या लिख रहा है। ये बोलता है इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, टीपीसी से जुड़ गया जो कि एक्टिन फिलामेंट पे है। दिस लीड्स टू द चेंज इन द शेप ऑफ द ट्रोपोनिन, इसकी वजह से ट्रोपोनिन के शेप में बदलाव आ गया जो मैंने बोला। दिस शेप चेंजेस मूव द ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स अवे फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट। इसकी वजह से जो तुम्हारा उनका कॉम्प्लेक्स है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन का, वो मायोसिन बाइंडिंग साइट से साइड में खिसक जाएगा। और जो तुम्हारी एक्टिव साइट है मायोसिन के लिए, वो मास्क जी है, जो मास्क हो रखी थी वो हट जाती है। ठीक है, तो उसकी मास्किंग हट गई। फिर ध्यान से सुनो, अब इसको देखना। तो ये तुम्हारा माइसिन, ये माइसिन का हेड। तुमको अगर याद हो तो माइसिन के हेड पे ये देखो, माइसिन के हेड पे एटीपी बाइंडिंग साइट थी। ये एटीपी यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है अपने हेड पे। ठीक है, और ये तो फ्री हो गया है, मतलब इसकी जगह खाली हो गई, बस इसको आके यहाँ पे जुड़ने का है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, मायोसिन के हेड पे जब तक एटीपी जुड़ा रहेगा ना, तब तक मायोसिन जो है वो जाके एक्टिन से नहीं जुड़ता। तो हमको एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। अब तुमको अगर याद हो तो मैंने बोला था दिस ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम। ये एटीपीएज एंजाइम ही है खुद ही। तो ये क्या करेगा, एटीपी को तोड़ देगा। एटीपी को तोड़ के बना देगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो है इसकी एफिशिएंसी जो है, एफिनिटी जो है बढ़ गई है। जब इस पे एटीपी होता है ना, तब ये जुड़ता नहीं है। जैसे ही एटीपी टूट के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया, अब ये जाके जुड़ेगा। तो मान लो पी और एडीपी बन गया, अब जाके जुड़ जाता है। जैसे जुड़ा क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया। इतना क्लियर है, मैं रीड कर रही हूँ एनसीईआरटी के लैंग्वेज। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। A portion of each myosin head act as an ATPase enzyme, an enzyme that split the ATP into ADP and inorganic phosphate through a hydrolysis reaction. This reaction transfers energy from ATP to the myosin head even before a contraction begin. Obviously बात है, ATP टूटेगी तो एनर्जी तो जाएगी, मायोसिन के हेड के पास ही जाएगी। इस एनर्जी को यूटिलाइज करके मायोसिन हेड जो है वो अब क्या बना लेगा, क्रॉस ब्रिज बना लेगा। बना लिया, ये हो गया क्रॉस ब्रिज। अब ना इस क्रॉस ब्रिज को अंदर की तरफ खींचा जाता है। जैसे क्रॉस ब्रिज अंदर की तरफ खींचेगा, ये वाली चीज अंदर खिसक जाएगी। तो देखो, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग या रोटेशन। ये अंदर की तरफ खिसक गया। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या हो रहा है। कहाँ गया डायग्राम, ये रहा। देखो मान लो ये इससे जुड़ गया और मान लो ये इससे जुड़ गया, क्रॉस ब्रिज बन गया, इधर भी क्रॉस ब्रिज बन गया। अब मैंने क्या बोला, जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड मारते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। तो यहाँ पे स्लाइडिंग या रोटेशन होगा, तो उसकी वजह से ये इसको इधर की तरफ खींचेगा और ये इसको इधर की तरफ खींचेगा। तो तुम्हारी जेड लाइन भी इधर खिसक जाएगी। ठीक है, और ये एच जोन छोटी हो जाती है। समझ में आया क्या बोला मैंने। ये इधर, ये इसको इधर लेके खिसक गया और ये इसको इधर लेके खिसक गया। ये तो स्लाइडिंग और रोटेशन है। इसका मतलब तुम्हारे थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड मार रहे हैं। क्लियर हुआ, चलो इतना तो क्लियर हुआ। अब आओ इस पे, इस डायग्राम पे सब समझा दूंगी। अब इसको देखो यार। ठीक है, ये पहले रिलैक्स कंडीशन थी, अब ये कॉन्ट्रैक्टिंग वाली कंडीशन है। मैंने क्या बोला, जेड लाइन खिसकेगी। जेड लाइन क्यों खिसकेगी, क्योंकि तुम्हारा मान लो ये इससे जुड़ा हुआ, तो इसने इसको इधर खिसका लिया। तो देखो जेड लाइन पहले इधर थी, अब ये इधर हो गई। जेड लाइन इधर आ गई। तो पहले सार्कोमेर इतना लंबा था, अब सार्कोमेर छोटा हो गया, तो सार्कोमेर की लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे क्या होगी, कम हो गई। पहले एच जोन इतनी थी, अब क्या हो गया, ज्यादा ओवरलैप कर गया, तो एच जोन क्या हो गई, छोटी हो गई। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई है, वो समझना थोड़ी सी। मसल जब शॉर्टनिंग होती है तो आई बैंड जो है वो छोटा हो जाता है, एच लाइन डिसअपियर कर जाती है धीरे धीरे। एच लाइन देखो, यहाँ पे तो एच लाइन खत्म ही हो गई है। इसने बोला आई बैंड छोटा हो गया। आई बैंड कैसे छोटा हो गया, ध्यान से सुनना। पहला आई बैंड ये था, ये वाला और ये वाला। अब देखो ये इसके ऊपर आ गई, तो आई बैंड अब देखो ये और ये, तो आई बैंड छोटा हो गया ना। तो आई बैंड छोटा हो गया, बिल्कुल सही है। एच जोन छोटी हो गई, बिल्कुल सही है। सार्कोमेर की लेंथ छोटी हो गई, बिल्कुल सही है। क्या ए बैंड पे कोई फर्क पड़ा, भाई ए बैंड पहले भी इतना ही था, ए बैंड अब भी इतना ही है। ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ना, उसको फर्क पड़ेगा ही क्यों, वो तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो तीन चीजें आपको याद करनी है कि आई बैंड छोटा हो गया, ए बैंड ने अपनी लेंथ को रिटेन कर रखा है और एच लाइन डिसअपियर हो गई है। इतना समझ में आया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक समय के बाद में अब एक नया एटीपी आता है। तुमने एटीपी की एनर्जी तो ले ली, अब नया एटीपी आके यहाँ से बाइंड कर जाएगा। जैसे ही एटीपी यहाँ पे बाइंड कर जाता है, इसकी एफिनिटी वीक हो जाती है। एफिनिटी वीक होते ही ये इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, जो कैल्शियम है वो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, टीपीसी वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, वापस ये वाली कंडीशन हो गई। डन। तो उन्होंने यही बोला कि जैसे तुम्हारा पावर स्ट्रोक इसी को बोला है। ठीक है, जैसे तुम्हारा पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है, एटीपी दोबारा आके कंबाइन कर जाएगा। एटीपी बाइंड कर गया, मायोसिन का हेड खुद को डिटैच कर लेता है, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, एटीपी को दोबारा हाइड्रोलाइज किया जाएगा, और वापस साइकिल शुरू कर सकते हो तुम। क्लियर है, समझ में आ गया यार। इसको देख लेना यार, यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन दिखा रखा है तो सभी गायब कर दिया। ठीक है, अब आता है रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। इनमें डिफरेंसेस याद कर लेना। फंसाने वाली चीज क्या, रेड मसल फाइबर लाल दिखते हैं, नाम से समझ में आ रहा है। व्हाइट मसल फाइबर व्हाइट दिखते हैं, नाम से समझ में आ रहा है।
रेड मसल फाइबर पतले होते हैं, ये मोटे होते हैं। डार्क रेड है, व्हाइट या पेल है। डार्क रेड क्यों है? मायोग्लोबिन ज्यादा है, मायोग्लोबिन कम है। मायोग्लोबिन ज्यादा है, अब लाल रंग के तो ब्लड कैपिलरीज भी ज्यादा है, ब्लड कैपिलरीज कम है। एक चीज जो इसके अंदर कम है वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही है जो फंसाता है बच्चे को। इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर कम है और इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है। रेड मसल फाइबर में भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया, भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया तो भर भर के एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, इसीलिए इनको एरोबिक मसल बोला है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो बेचारे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करेंगे। ठीक है। इनका जो मेन एनर्जी का पाथवे वो ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेटिव आराम से इतनी सारी एटीपी तो करो ना यार, एटीएस एटीएस क्या दिक्कत है। ठीक है। और ये क्योंकि एनारोबिक है तो ग्लाइकोलिसिस से करते हैं। ठीक है। ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लंबे समय तक चलेंगे, जैसे तुम्हारी पीठ की मसल। ठीक है। आप सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहो, शाम को जाके रियलाइज होता है कि भाई साहब बहुत दुख रही है। व्हाइट मसल फाइबर जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो थक भी जल्दी जाते हैं, जैसे तुम्हारी आंखों की मसल इतने जल्दी जल्दी वो ब्लिंक करती है। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी थक जाती है, फास्ट रेट पे थकती है। क्लियर है बेटा? मसल वाला पार्ट डन। अब है बोन वाला पार्ट। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें लिख रखी है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मेसिटियर होती है, जॉ की मसल। लार्जेस्ट मसल ग्लूटस मैक्सिमस है, बटक की मसल। लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस है, थाई में होती है। और टोटल नंबर ऑफ मसल 639। कोई नहीं पूछेगा एनसीईआरटी में। अब पढ़ते हैं स्केलेटल मसल। मसल तो मैंने कंप्लीट करा दिया भाई। अब स्केलेटल मसल पे आता है। स्केलेटल मसल में क्या क्या आती है? स्केलेटल मसल में आती है बोन्स 206 और कार्टिलेजेस। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, उसी की लाइन है। स्केलेटल मसल का मेन काम क्या होता है? मूवमेंट करवाना। स्केलेटल मसल में दो चीजें आती है, बोन एंड कार्टिलेज। दोनों ही क्या है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये है लाइन काम की, यहां से क्वेश्चन आता है। बोन का जो मैट्रिक्स है वो हार्ड है और नॉन प्लायबल। नॉन प्लायबल मतलब जिसको तुम पिचका ना सको, क्योंकि वहां पे कैल्शियम है। और कार्टिलेज जो होता है उसका प्लायबल होता है, बोले थोड़ा पिचका सकते हो, क्योंकि वहां पे कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट है। याद कर लेना भाई साहब, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है ह्यूमन स्केलेटन। मैंने शायद इसी में पूरा निपटा दिया है, समझने की कोशिश करो जितना समझ पाते हो। ये वाला पार्ट रटने का यार, मैं कोई खास मदद कर नहीं पाऊंगी तुम्हारी। ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स है? 206 बोन। पूरे ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो है एक्सियल स्केलेटन, जो आपका मेन बॉडी का एक्सिस है। ठीक है, वो सीधा चलो तो। ठीक है। कहाँ पे है? नहीं दे रखा है यार, डायग्राम ही है मेरे पास। ठीक है। मेन एक्सिस जो है बॉडी का वो। और एक होता है तुम्हारा हाथ पैर, जिसमें आते हैं हाथ पैर के साथ में तुम्हारे गर्डल्स भी आएंगे। ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन जो है वो तो मेन है, जो सेंट्रल एक्सिस का है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन है जिसमें तुम्हारे हाथ पैर और गर्डल्स आते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन है, एक्सियल में टोटल 80 बोन्स है। अपेंडिकुलर स्केलेटन पहले पढ़ाती हूँ। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर लिम्स जो है, मतलब हाथ पैर जो है तुम्हारे, ठीक है, उनमें 120 है। ठीक है। एक एक हाथ में, ठीक है, पूरे लंबे हाथ में, ठीक है, जो लिम्ब होता है पूरा, उसमें 30 है। तो दो हो गए तो कितने हो गए? 60। तो 60 है ऊपर वाले हाथों में और 60 है नीचे तुम्हारे पैरों में। ठीक, कैसे? अब कैसे है तो यार डायग्राम में समझा दो, कैसे समझाऊं? ये देखो। ठीक है, दिस इज ह्यूमरस, दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना। एक दो तीन। ठीक है। फिर ये होती है 8, जिनको आप बोलते हो कार्पल्स। फिर होती है ये, जिनको आप बोलते हो मेटाकार्पल्स, ये होती है 5। और फिर होते हैं फेरेंजेस 14। तो 14 और 5 भाई साहब मेरे को तो 19। 19 और 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 हो गई। 30 30 हो गई। तो 30 इधर है और 30 ही उधर है, ये यहाँ लिखी हुई है, वापस देख लेते हैं। ह्यूमरस दोनों हाथों में 2, रेडियस दोनों हाथों में 2, अल्ना दोनों हाथों में 2, कार्पल्स एक में 8 दूसरे में 8 16, मेटाकार्पल्स एक में 5 दूसरे में 5 10 और फेलेंजेस दो में 28। तो 60 हो गए। हाइंड लिम्स पे आ जाओ। कहाँ है मेरा हाइंड लिम्स? ये रहा। एक फीमर, फीमर आपकी थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन है। फिर आती है तुम्हारी पटेला, दैट इज नी कैप, कप शेप्ड है और नी को कवर करके रखता है, ये है 2। फिर आती है तुम्हारी टीबिया, टीबिया है 1, मतलब 2 ही है दोनों में। फीमर भी 2 है दोनों में, फिब्यूला ये भी 2 है दोनों में। फिर टार्सल जो है 7 है, एक में 7 दूसरे में 7, तो 14 हो गए। और मेटाटार्सल्स अगेन 5 और फेलेंजेस अगेन 14। ठीक है, गिनवा दो इधर। फीमर 2 है, सही है। पटेला 2 है, सही है। टीबिया 2 है, सही है। फिबुला 2 है, सही है। टार्सल 14 है, टार्सल्स 14 है। 14 यहाँ देखो, यहाँ कार्पल्स 8 8 थे, यहाँ 7 हो गया। क्यों? क्योंकि एक हमने पटेला नहीं बना लिया ना, इसलिए। मेटाटार्सल्स, वहां मेटाकार्पल्स 10 थे, मेटाटार्सल्स 10 है, फेलेंजेस 28, यहाँ पे भी 28। ठीक है, हो गए ये डन। अब आता है गर्डल्स। गर्डल्स में क्या है? गर्डल में 6 बोन्स होती है टोटल। ठीक है, जिसमें से जो पेक्टोरल गर्डल है उसमें 4 है और जो पेल्विक गर्डल है उसमें 2 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कैप्यूला। ये है तुम्हारा स्कैप्यूला, ये जो ये ट्रायंगुलर शेप बोन है। 2 स्कैप्यूला, एक इधर है और एक उधर है, तो 2 हो गई।
और ये है तुम्हारी कॉलर बोन जिसको क्लेविकल बोले हैं, एक इधर है एक इधर है, तो ये होगी कॉलर बोन, 2 हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो 4 तो हो गए पेक्टोरल गर्डल में, अभी मैं सिर्फ नंबर गिनवा रही हूँ, बाद में बातें करेंगे, ठीक है। और फिर आता है तुम्हारा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में ना 3 बोन्स होती है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ये तीनों मिला के कॉक्सल बोन बोले जाते हैं, ठीक है। इनको तीनों को अलग काउंट नहीं करते, एक कॉक्सल बोन काउंट होता है, तो एक इधर कॉक्सल बोन, एक इधर कॉक्सल बोन, तो 2 हो गई। तो टोटल 2 कॉक्सल बोन और 4 तुम्हारी ये स्केपुला क्लेविकल, तो 6 हो गए गर्डल, ठीक है। टोटल 126 बोन्स हो गई, ठीक है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा जो जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ा देती हूँ। एनसीईआरटी में क्लेविकल जो है जिसको कॉलर शेप बोन बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या बोल रखा है, लंबी सी बोन है, पतली है, स्लेंडर है, 2 कर्वेचर है, बोले तो 2 कर्व्स आ रहे हैं, एक इधर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है कॉलर बोन। फिर स्केपुला के बारे में दे रखा है कि ये बड़ी सी है, लार्ज है, ट्रायंगुलर शेप की है, फ्लैट होती है और तुम्हारे थोरेक्स के डोर्सल पार्ट में मिलती है। याद करने की चीज है, प्लीज ध्यान रखना, वेंट्रल कर देगा पता भी नहीं चलेगा, डोर्सल पार्ट में मिलती है थोरेक्स के, और कौन सी रिब के बीच में, सेकंड और सेवेंथ रिब में, प्लीज इसको लर्न करना, सेकंड और सेवेंथ रिब के बीच में, ठीक। फिर ये जो आपकी स्केपुला है, स्केपुला पे एक उठा हुआ पार्ट है, रिज है, एलिवेटेड रिज, उसको आप बोलते हो स्पाइन। और वो जो स्पाइन है वो बाहर से निकल के आता है, एक फ्लैट और एक्सपेंडेड प्रोसेस बनाता है जिसको आप बोलते हो एक्रोमियन। और वो एक्रोमियन के अंदर आपका क्लेविकल जो है वो ऐसा घूमता रहता है, आर्टिकुलेट करता है। वापस सुनना, स्केपुला है, स्केपुला के अंदर एक उठा हुआ सा रिज है, ठीक है, यहाँ पे आगे की तरफ, इसको आप बोलोगे स्पाइन। वो स्पाइन जो है वो आगे की तरफ प्रोजेक्ट करता है और बनाता है एक्रोमियन, और वो एक्रोमियन के अंदर क्लेविकल आर्टिकुलेट करता है। एक्रोमियन के अंदर एक कैविटी है, ये देखो, ये है तुम्हारा स्पाइन, ठीक है। और यहाँ पे एक्रोमियन है, स्पाइन, एक्रोमियन, और इसके अंदर तुम्हारी कैविटी है, दैट कैविटी इज नोन एज ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। ये तो क्लेविकल हो गया यार, ये है, ठीक है। ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी के अंदर तुम्हारा ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट बन जाता है, डन। इधर देखो, कॉक्सल बोन की बात मैंने आपको बताई दी है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 होती है, ठीक है। यहाँ पे कॉक्सल बोन के अंदर एक वो बन जाता है, गड्ढा, जैसे उधर ग्लेनोइड कैविटी बना था, उस गड्ढे को आप बोलते हो क्या, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम के अंदर तुम्हारी फीमर जो है वो आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। ये वाली बात हो गई, वेंट्रली हो गई, ये रट लेना यार। फिर ये जो आपका कॉक्सल बोन जो है, मतलब जो आपका पेल्विक गर्डल है ना, दोनों के ये बीच में आके मिल जाते हैं और एक जॉइंट बनाते हैं, दैट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि जिनमें फाइब्रस कार्टिलेज होता है, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करवाया जाता है जब हमको बच्चे को बाहर एक्सपेल आउट करना है, ठीक, डन। हाँ, अब आता है तुम्हारा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें स्कल स्केलेटन की बात करेंगे हम अलग से, ठीक है। स्कल स्केलेटन में होते हैं 29 बोन, वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं 26, फिर होता है एक स्टर्नम, और रिब्स आती है 24, ठीक है। पहले रिब्स की बात करते हैं। रिब्स है आपके पास में 24, 12 पेयर, थिन होती है, फ्लैट बोन से। उसमें से 12 में से जो 7 होते हैं वो ट्रू है, अगले 3 फॉल्स है और अगले 2 फ्लोटिंग है, समझा दूं, ये देखो, 1 से लेके 7 तक इनको आप बोलते हो ट्रू रिब्स, क्योंकि ये आगे की तरफ, वेंट्रली वो इससे कनेक्टेड है जिसको आप बोलते हो स्टर्नम, और पीछे वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इनको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं, ठीक है। डोर्सली दे आर कनेक्टेड टू तुम्हारा वो वर्टिब्रल कॉलम, एंड वेंट्रली दे आर कनेक्टेड टू तुम्हारा ये स्टर्नम, ठीक है। किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, हाईलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। फिर आता है अगला तुम्हारा 8, 9 और 10। 8, 9, 10 जो है ये स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, ये 7वें से कनेक्टेड है आगे से वेंट्रली, और पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, इसीलिए इनको बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, क्योंकि ये जो 7वें से जब जुड़ेंगे ना तो ये हाईलाइन कार्टिलेज से जुड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये पीछे से अटैच्ड है, आगे से अटैच नहीं है, आगे से ये 7वीं वाली से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा 11वां और 12वां। 11वां और 12वां पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, आगे ये हवा में जुड़ रहे हैं, ये किसी और उससे भी नहीं जुड़े हुए, तो इनको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये तुम्हारा स्टर्नम, स्टर्नम जो है इसको बाद में बताओ, पहले हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये कर लेते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई, मतलब हमारा रिब्स वाला पार्ट डन हो गया। अब हम स्टर्नम की बात करते हैं। स्टर्नम जो है फ्लैट बोन है, और ये थोरेक्स के वेंट्रल मिड लाइन पे प्रेजेंट होती है, थोरेक्स के वेंट्रल मिड लाइन पे प्रेजेंट होती है। स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टर्नम, मेसोस्टर्नम एंड जिफिस्टर्नम। याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ देना, ठीक है। स्टर्नम डन। फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम अब इसमें डॉर्सली प्लेस्ड पीछे होता है, 26 बोन्स होती है, उसमें से 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सेक्रल, 1 कॉक्सीजियल होता है। सेक्रल 5 के फ्यूजन से बना है, कॉक्सीजियल 4 के फ्यूजन से बना है, लंबर सबसे हैवीएस्ट और लार्जेस्ट है, 26 हो गई, दिया हुआ है क्या, ये रहे। सर्वाइकल कितने हैं, 7, थोरेसिक कितने हैं, 12, लंबर कितने हैं भाई, 5, और ये एक एक है, ठीक है, डन है।
अब इसमें से जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसको हम एटलस बोलते हैं, और ये जो एटलस है वो तुम्हारे मुंडी के नीचे दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल थे उनके साथ में आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, डन। डन है यार। ये रिब्स के बारे में एक और पॉइंट था, बाइसेफेलिक होती है रिब्स। बाइसेफेलिक बोले तो जब ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई रहती है ना, ऐसे दो गड्ढे से होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि बाइसेफेलिक है, क्योंकि इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड। डन, करा दिया, हो गया भाई, ये तो हो गया। अब बचा हमारा आखिरी पार्ट, दैट इज स्कल स्केलेटन। स्कल स्केलेटन में 29 है, स्कल में है 22, फिर हाइयोइड है 1 और ईयर ऑसिकल है 6। एक कान में 3 और दूसरे कान में भी 3। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटा है, मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। हाइयोइड 1 है तुम्हारे टंग के नीचे, और स्कल जो है उसमें 22 है। अब स्कल के अंदर माथे का और फेस का अलग है। माथे में जो क्रेनियम है उसमें 8 होते हैं और फेशियल में 14 होते हैं। क्रेनियल में फ्रंटल आगे जो तुम्हारा फोर हेड है वो 1 है, फिर पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, एथमॉइड सफेनॉइड 1-1 है। ठीक है, बस दो-दो वाली याद करो, पेराइटल और टेम्पोरल 2-2 है। फिर फेशियल में मैक्सिला 2 है, ऊपर वाला जबड़ा, मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा, पैलेटाइन तुम्हारे पैलेट की है, पैलेट के ऊपर, जाइगोमेटिक चीक बोन्स है, नेजल नाक वाली बोन्स है, लेक्राइमल तुम्हारे जहाँ चश्मा है ना, चश्मे के पीछे जहाँ चश्मा लगता है, ठीक है, जहाँ लेक्राइमल ग्लैंड होते हैं, वोमर बीच में नाक के पीछे, इनफाइनल नेजल कनकाई, इनको याद रख लेना यार। यार ये देख लेना एनसीईआरटी की लाइन वगैरह, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम पढ़ लेना यार अब, है ना, क्योंकि ये पूरा रटने का पार्ट है, इसमें मैं क्या समझाऊं तुम्हें। फिर जॉइंट्स है, जॉइंट्स भी तुम लोगों को खुद ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार देख लेना क्या क्या लाइन है, और ये मैंने यहाँ पे नोट्स में डाल रखा है, किसी को नोट्स चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। ये रटने का पार्ट है जितना तुमको दिख रहा है, ठीक है, पूरा रटने का है, इसको मैं नहीं समझा रही, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे।